हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा, आज की जो क्लास है आपकी, आज की जो वीडियो है आपकी, इसमें मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्लास 12 वालों के लिए। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, क्लास 12 वालों का जो चल रहा था चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको चैप्टर 8 की दोनों एक्सरसाइज करा दी थी। विविध प्रश्नावली मैंने आपको करने के लिए दी थी। उसमें कोई अगर मैंने कहा था कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ लेना, अन्यथा सारे क्वेश्चन आपके उसी से मिलते जुलते हैं जो मैंने एक्सरसाइज 1 और 2 में 8.1 और 8.2 में आपको कराए हैं बेटा। अब मैं क्लास 12 में ही चैप्टर नंबर 10 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 9 आपका मैंने करा चुका था। मैं 10 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 10 है आपका सदिश बीजगणित। चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित में अब तक देखिए हमने पढ़ा था पहले 12th में मेन रोल होता है 12th के मैथ में आपके अवकलन का और फिर समाकलन का। जितने भी आपने आपसे पहले चैप्टर पढ़े हैं सब में आपने कहीं ना कहीं अवकलन को पढ़ा है, कहीं ना कहीं आपने समाकलन को पढ़ा है, इंटीग्रल और डिफरेंशियल। अब क्या होगा, अब आपका डिफरेंशियल और अवकलन वाला पार्ट जो है वो खत्म हो चुका आपका। अब मैं नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है आपका नेक्स्ट अवकलन, इसमें नहीं होगा ना इसमें समाकलन होगा। इसमें आपका ओनली सदिश होगा, सदिश वेक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स में भी आपको आपके सर ने, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा वेक्टर के बारे में। जो वेक्टर के बारे में आपने क्लास उसमें फिजिक्स में पढ़ा है वही सेम यहाँ पे होता है। उसी के कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ इसके बारे में चैप्टर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और जो फॉर्मूले वहां लगते हैं वही यहाँ काम करते हैं। थोड़े से एक दो फॉर्मूला फालतू होगा, मैं मानता हूँ। तो ये मैथ है अब ये चैप्टर है आपका सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित में सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे कह रहा है फॉर्मूला नंबर 1, दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणन। सबसे पहले मैं इसके महत्वपूर्ण सूत्र जो है, जो फॉर्मूले हैं आपके, मैं पहले वो आपको बच्चों नोट कर रहा हूँ, ठीक है। उन फॉर्मूलों को आप एक बार देख लीजिएगा। तो फॉर्मूला लिखवाने के लिए बच्चों मेरे पास में जो है, एक्चुअली बुक तो मेरे पास में है नहीं, मैं बुक का फोटो बच्चों से मंगा लेता हूँ और बुक के फोटो से ही मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है आपका दो सदिशों ए और बी, दो सदिशों ए और बी। अगर मैं दो सदिशों की बात करूं ए और बी का अदिश गुणनफल, ये क्या है, अदिश गुणनफल। अगर मैं बात करता हूं अदिश गुणनफल की तो अदिश में आता है डॉट। आगे पढ़ूंगा अगर मैं सदिश, तो सदिश को बच्चों कहूंगा मैं ए क्रॉस बी। ये बात ध्यान रखना। अगर मैं कहता हूं अदिश गुणनफल तो अदिश में आता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से मतलब यहाँ पे पॉइंट मान लेना इसको, आप ये डॉट है, क्या है ये डॉट। तो ये अदिश में आता है, ए डॉट बी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या बोलना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये होता है अदिश गुणनफल। एंड अगर मैं बात करता हूं क्रॉस, ये होता है आपका क्रॉस। इसमें आप इसे गुणा नहीं बोलेंगे कि ए वेक्टर गुणा वेक्टर बी, नहीं जी, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बच्चों क्रॉस, ठीक है। चूंकि सदिश वेक्टर है इसमें क्रॉस ही बोला जाता है इसको, तो बोलेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। एक्चुअली ये होती है आपकी सदिश गुणनफल और ऊपर वाला होता है आपका अदिश गुणनफल। मैं आपको बता देता हूं फिर एक बार, ये होता है अदिश गुणनफल, ये होता है सदिश गुणनफल। तो कुछ फॉर्मूले हैं, पहले फॉर्मूले आपको मैं नोट कराता हूं चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज लेकर चलेंगे, ठीक है। फॉर्मूले हैं दो सदिश ए और बी का अदिश गुणनफल जबकि उनके बीच का कोण थीटा हो, तो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है दो सदिशों के लंब होने का प्रतिबंध। दो सदिशों के लंब होने का प्रतिबंध वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए जो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, सारे आपके चैप्टर में यूज होंगे। फिर वही समस्या आएगी, नहीं तो आपको अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे, फॉर्मूले पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे आप, तो एक्सरसाइज को करने में फिर आपको समस्या आती है। फिर मैं क्वेश्चन आता है, मैं उसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, फिर आप सोचते हैं कौन सा फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो इसलिए फॉर्मूलों पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए आप लोग। ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये चैप्टर आपका आगे तक काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके जितने भी कॉम्पिटिशन होंगे वहां भी ये आता है, ठीक है। अब आपका तीसरा है आई जे के लंबिक सदिश हो गए। तो फॉर्मूला होता है आई डॉट आई कैप बोलते हैं इसको। ये होता है वेक्टर ए, ये सब वेक्टर का निशान होता है, ये वाला होता है और निशान ये वेक्टर होता है, इसको बोलते हैं आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप की जो वैल्यू होती है बराबर होती है बच्चों ये 1। ये गलती 2 लिखा गया है, ये क्या होती है बच्चों 1 होती है, ठीक है, ये होती है 1। इसी प्रकार अगर j डॉट j की बात कर लेता हूं उसकी वैल्यू भी क्या होती है बच्चों 1। इसी प्रकार अगर k डॉट k की बात कर लेता हूं मैं, इसकी वैल्यू भी होती है 1।
अब इन्हें आई डॉट आई को लिख दिया के डॉट के, यो लिख देना आई स्क्वायर कैप जे स्क्वायर कैप के स्क्वायर कैप। इस प्रकार से भी इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया भाई, गुणा में घात जुड़ जाती है, बराबर इनकी वैल्यू होती है आपकी ए। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, मैं नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर लेता हूं बच्चों। वन वाला फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब अगर मैं बात देखो, अगर यहाँ पे सेम प्रोडक्ट है आई डॉट आई तो बन जाता है 1। अगर आई डॉट जे आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, आई डॉट जे तो बराबर हो जाता है 0। क्या हो जाता है ये 0। मैं इस बात को फिर दोबारा से आपको नोट कराता हूं, इस प्रकार से देखेंगे आप लोग ध्यान से, बुक में इस प्रकार से लिखे हैं, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से फॉर्मूला लिखवाता हूं। अगर मैं बात करता हूं बच्चों आई डॉट आई तो बराबर होता है 1, के डॉट के भी बराबर होता है 1 और जे डॉट जे भी बराबर होता है 1 आपका। नेक्स्ट अगर आ जाए आपका बच्चों आई डॉट जे तो बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। जे डॉट आई सॉरी जे डॉट के बराबर भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0। आई डॉट जे डॉट के, या आप लिख सकते हैं इसको के डॉट आई भी 0। और अगर मैं लिख लूं इसको जे डॉट आई, मान लें कुछ भी आप डॉट में दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। अगर दोनों अलग अलग की मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट, अगर दोनों वेक्टर अलग अलग हैं तो 0 आएगा, अगर दोनों वेक्टर सेम हैं तो इक्वल टू आएगा आपका 1। ये मुझे आशा है कि आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलते हैं हम आगे, अगला फॉर्मूला लेके चल रहा हूं आपके सामने। अगला फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर बच्चों 4 में कह रहा है आपसे दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणनफल, दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणन। अब की बात कर लेते हो, बात सदिश गुणन की बच्चों, सदिश गुणन, जबकि इनके बीच कोण क्या हो, थीटा हो, इनके बीच कोण थीटा हो, तब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तब होता है वेक्टर ए। मैंने कहा था सदिश की बात कर रहा है आपकी बात को, जब अदिश की बात करेगा तो डॉट आएगा, सदिश की बात करेगा तो बच्चों आएगा क्रॉस, बराबर ये होता है आपका ए बी साइन थीटा, एन कैप भी यहां पे आ जाता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं फॉर्मूला नंबर 5। एन, जहां एन कैप जो है इकाई सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब सदिश होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 5 की बात कर लेता हूं मैं। फॉर्मूला नंबर 5 में कह रहा है यदि आई जे के लांबिक सदिश हो, क्या हो बच्चों, लांबिक सदिश हो, लांबिक सदिश हो, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, तब फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, अगर मैं आई क्रॉस आई की बात करूं, जे क्रॉस जे की बात करूं, के क्रॉस के की बात करूं, तो बच्चों तीनों की, अगर मैं क्रॉस की बात कर रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो आई डॉट आई अगर ये आपका हो जाता है 1, क्या होता है 1, आई डॉट आई क्या होता है 1, ध्यान से देखें आप लोग, आई डॉट आई हो जाता है आपका 1। यहां पे था आई जे के लांबिक सदिश, क्या था, आई जे के लांबिक सदिश हो, और यहां पे कह रहा है ये आपका यदि आई जे के लांबिक सदिश हो, तब अगर मैं क्रॉस की बात करूं, क्या करता हूं मैं, क्रॉस की बात करता हूं, तो क्रॉस में बन जाता है सारा का सारा ये 0, ये भी 0, ये भी 0। यहां पे क्या बनता था आई डॉट आई 1, के क्रॉस के डॉट के 1, जे डॉट के 1, जे डॉट जे 1। यहां पे आई अगर क्रॉस की बात कर लेता हूं तो 0, सेम वाले में दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं वहां पे आई क्रॉस जे, देखो मैं नियम से चल रहा हूं, आई के बाद जे आता है ना भाई, आई जे के तो आई डॉट जे, आई क्रॉस जे होता है आपका के, क्या होता है बच्चों यहाँ पे के, ध्यान से देना आप लोग, आई डॉट जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होता है बराबर के, और अगर मैं जे क्रॉस के की बात कर लेता हूं,
क्या कर लेता हूं, जे क्रॉस के, भाई आई जे की गुणा करी तो बराबर के आ गया, जे और के की गुणा करूंगा तो बराबर आई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एंड अगर मैं बात करूं बच्चों के क्रॉस आई तो क्या आ जाएगा आपका जे। मैं अपने क्रम के अनुसार चल रहा हूं ना, आई की जे में करी तो के आ गया, जे की के में करी तो आई आ गया, जे के में करी तो आई आ गया, के की आई में करूंगा तो जे आ गया। अगर मैं इनका क्रम बदल दूं, क्रम कैसे बदल दूं, मैं लिख दूं सपोज जे क्रॉस आई, उल्टा हो गया ना, पहले जे फिर आई लिख दिया मैंने, तो अब ये इसका भी क्रम बदल जाएगा, ये भी जाएगा नेगेटिव आपका, क्या बन जाएगा नेगेटिव। ऐसे ही मैं लिख देता हूं के क्रॉस जे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के आई। ऐसे ही लिखता हूं मैं आई क्रॉस के बराबर ये बन जाता है आपका माइनस के जे। ये फॉर्मूले आपको बच्चों सारे ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूले, ये भी और ये भी। यहां पे देख रहे थे आप लोग अधिक प्रोडक्ट में देख रहे थे, सेम होते ही 1 हो जाता था, अगर अलग अलग है तो 0 हो जाता था। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे सेम होते ही क्रॉस में 0, यहां सेम होते ही 1, यहां सेम होते ही 0 और अलग अलग होते ही बराबर के। आगे पीछे होते ही इसका भाई जे आई जे क्रम से है ना, आई के बाद जे आता है और जे पहले कर लिया आई बाद कर लिया तो आ जाएगा माइनस का के। तो ये फॉर्मूला आपका समझ में आ गया होगा। मैं अगला फॉर्मूला नंबर 6 लेके चल रहा हूं बच्चों आपके सामने। ठीक है, छठा फॉर्मूला है आपका, ध्यान से देखते जाएं आप लोग। फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूले पहले जरूरी है चैप्टर के, अगर हम फॉर्मूले लिख लेते हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के बेटे मैथ नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे, भले ही आपको अच्छा कैलकुलेशन आती हो, आपको जब आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो आप लोग मैथ बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना आप लोग। तो मैं नेक्स्ट फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है बच्चों, मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला नंबर 6 में कह रहा है आपसे, यदि किसी त्रिभुज की आसन भुजाएं, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, छठे में, यदि किसी त्रिभुज की आसन भुजाएं, 2 आसन भुजाएं वेक्टर ए व वेक्टर बी है हो, तब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना पड़ जाए हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 मापांक a क्रॉस b। ध्यान रखना आप लोग, मापांक a क्रॉस b, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर आपका 7 बच्चों। 7 में कह रहा है यदि त्रिभुज की दो विकर्ण दे रखे हो आपको, यदि किसी चतुर्भुज के देखिए त्रिभुज होता है बच्चों, ये त्रिभुज में 2 भुजाएं दे रखी है, ये देती है, ये देती है आपको, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं आपसे बच्चों, अगर यदि किसी चतुर्भुज के 2 विकर्ण, चतुर्भुज के 2 विकर्ण जो है वो वेक्टर ए व वेक्टर बी है हो, तब आपके, अगर मैं चतुर्भुज के फॉर्मूले की बात करूं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा 1/2 क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट में चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज ये होता है, आपको सब पता है, इसका ये वाला विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, सपोज पूरा का पूरा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट फॉर्मूले की। नेक्स्ट फॉर्मूला है यदि आठवां फॉर्मूला कह रहा है आपसे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी सदिश भुजाएं, जिसकी सदिश भुजाएं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं,
तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका A क्रॉस B। अब की बार भुजाएं देती, अगर आपको भुजाएं देता है तो फॉर्मूला बन जाता है A क्रॉस B, अगर आपको देता है विकर्ण तो 1/2 भाग भरा जाता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट में चल लेता हूं आपका, अब अगले फॉर्मूले की बात कर लेता हूं। फॉर्मूला नंबर आपका है 9, 10 और 11। अभी 5-7 फॉर्मूले और हैं, मैं वो लिखवा देता हूं आपको। तो बच्चों फॉर्मूला नंबर है अब आपका 9 को देख लीजिए। 9 में है बल F द्वारा किया गया कार्य, बल F द्वारा किया गया कार्य W बराबर F ये होता है मॉडुलस F। क्या होता है ये, मॉडुलस F। मापांक बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं इसको, मापांक। मापांक F, मापांक D इंटू कोस थीटा, यह बराबर होता है F इंटू डी, वेक्टर F इंटू डी। अब आता है क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 10, बल F का आघूर्ण। आघूर्ण अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पे कार्य पूछा गया या आघूर्ण, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज वैसे कम है, फिर भी मैं पढ़ा देता हूं आपको। ये होता है वेक्टर R मल्टीप्लाई वेक्टर F। अब 11वां है दो सदिशों का योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दो सदिशों का योग। माना OA बराबर A है, माना OB, ये दो सदिश है हमारे पास। वेक्टर OA बराबर वेक्टर A है, वेक्टर OB बराबर B है, तब OC बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OC बराबर हो जाएगा OA प्लस OB। अगर इनका योग में OC, इनके योग को, इनके सम को OC से प्रकट कर रहा हूं, और तो OC बराबर हो जाएगा दोनों को जोड़ करके वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब आती है बात स्थिति सदिश, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना हर क्वेश्चन में मिलेगा आपका। स्थिति सदिश बोलता हूं मैं, AB अगर निकालना हो आपको तो वेक्टर B माइनस वेक्टर A बोल सकते हैं इसको, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। अगर हमें निकालना है AB तो पहले B आएगा माइनस A आएगा। हमें निकालना है AC तो पहले क्या आएगा बच्चों, वेक्टर OC, पहले C माइनस फिर OA। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में माइनस हो जाता है। ठीक है, जहां O होता है मूल बिंदु। 13 है विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। विभाजन, जहां पे वो आपने फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर, इसमें क्लास 10th में आप पढ़ के आए हो फॉर्मूले को, अंतः विभाजन का सूत्र। अंतः विभाजन का सूत्र वही फॉर्मूला है, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। 11th में पढ़ा आपने, 11th में 3D में पढ़ा था आपने, 3D वाला चैप्टर जो था। और यहाँ फिर आ गया विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश जो रेखा AB को एक दिए हुए अनुपात M अनुपात में विभाजन करता है, ये वही फॉर्मूला है आपका। तो OP बराबर हो जाएगा वेक्टर M इंटू OB प्लस N इंटू OA, M इंटू OB प्लस N इंटू OA, ये वेक्टर हो जाएंगे बटे M प्लस N, ये वही फॉर्मूला है आपका। अब एक मध्य बिंदु का फॉर्मूला पढ़ता क्लास 10th में, आपने दो बिंदु दे रखे हो, दोनों बिंदु के बीच का बिंदु निकालना, मध्य बिंदु निकालना। ये फॉर्मूला ये रहा आपका, यदि P AB का मध्य बिंदु हो तब वेक्टर OP बराबर हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B बटे 2 या 1/2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ऐसे नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है आपकी। चलिए अब 14 है वेक्टर R बराबर xi yj प्लस jk अगर दे रखा आपको, अगर कोई वेक्टर R दे रखा आपको xi प्लस yj प्लस jk, तो आप इससे एकांक सदिश निकाल सकते हो, या एकक सदिश भी बोलते हैं, एकांक सदिश भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एकांक सदिश। एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है, ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये चाहिए वाला भी आपका, बहुत काम आएगा आपके। ऊपर सेम झुका हुआ वेक्टर और नीचे वेक्टर का मापांक, नीचे वेक्टर का क्या होता है सब बच्चों, मापांक। इसका मॉडुलस निकाल दो। मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैं मॉडुलस का फॉर्मूला आपको बता दूं, मैंने एक्चुअली बताया नहीं अभी तक आपको। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, अगर मुझे इसका वेक्टर R का मापांक निकालना है, अगर मुझे वेक्टर R का क्या निकालना है, मापांक, तो वेक्टर R का मापांक बराबर कर दूंगा मैं इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये बच्चों निकल कर आता है इससे मापांक। ठीक है, चलिए आगे। अगर 15 की बात करूं, वेक्टर R बराबर दे रखा आपको, ये दिक्कोज्या होता है। क्या होता है, दिक्कोज्या। दिक्कोज्या निकालनी हो मुझे, तो दिक्कोज्या को मैं cos अल्फा से डिनोट करता हूं। cos अल्फा बराबर a1 बटे इसका मापांक कह दो, या इसका अंडर रूट में स्क्वायर कह दो,
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये मापांक की फॉर्मूला शायद इसमें अंडर रूट भी है, शायद इसमें अंडर रूट भी है, मैं देख के बता दूंगा आपको, एक बार कंफर्म कर लेंगे जब चैप्टर एक्सरसाइज चलेगी आपकी। अब ये cos j cos अल्फा निकालना हो तो ये हो जाएगा, एंड cos बीटा निकालना हो तो पहले आपने a1 लिया, अब लेंगे a2 बटे नीचे झुका क्यों। अगर निकालना हो बच्चों हमें cos गामा, क्या निकालना हो cos गामा, तो ऊपर हो जाएगा इस बार a3 और नीचे आपका झुका क्यों हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपके, ये फॉर्मूले हैं आपके। अब मैं आपको एक्सरसाइज पे लेके चलता हूं बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चे क्लास 12 वालों, मैंने अभी आपको बताया चैप्टर के बारे में, बेसिक मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए सारे। अब मैं एक्सरसाइज लेके चल रहा हूं, आपकी एक्सरसाइज है 10.1। 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन करो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन करो। एक्चुअली परिमाण का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं आपने, मैंने आपको बताया था अभी मापांक जो होता है ना, मापांक, अभी मापांक निकाल लेते हम लोग, मॉडुलस a मॉडुलस r जो निकाल रहा था मैं, तो वही आपका परिमाण होता है। मापांक को हम लोग परिमाण भी बोलते हैं। तो आप लोग परिमाण का फॉर्मूला यूज करेंगे। परिमाण क्या होता है, मान लीजिए इसका परिमाण निकाल ले पहले हम, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपको, इसके गुणांक क्या है देखो, 1 1 1, सारे गुणांक 1 1, इसका गुणांक 2 7 माइनस के 3 और माइनस के 7, ये गुणांक है इसके। तो आप लोग फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा a का मॉडुलस, मापांक बोलते हैं मॉडुलस को, और मापांक बोलते हैं परिमाण को। तो मापांक a, परिमाण a बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इसमें फॉर्मूले में आता है अंडर रूट, इसका गुणांक का स्क्वायर प्लस इसका गुणांक का स्क्वायर प्लस इसका गुणांक का स्क्वायर। तो बच्चों अंडर रूट में आ गया आपका a का स्क्वायर, a प्लस a बराबर अंडर रूट 3, ये आपका आंसर। अभी मैंने पहले वेक्टर का निकाला केवल a का, अब मैं b का निकालना चाह रहा हूं, तो b का देख लीजिए आप लोग, मापांक b बराबर अंडर द रूट, चिन्ह सहित 2 का स्क्वायर बच्चों आएगा प्लस, लेकिन -7 का स्क्वायर आएगा प्लस आएगा माइनस के 3 का स्क्वायर आएगा। तो ये कैलकुलेट करेंगे आप लोग इसको, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 और 7 सते 49 और 3 तिया बच्चों 9, तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ दो कितना आ गया 49 4 53 और 9 होने 62 आपके। अंडर रूट से निकल जाए तो निकाल दो, नहीं तो नहीं छोड़ दो आप लोग। ऐसे ही आप लोग c का मापांक निकाल सकते हैं। c का मापांक निकालने के लिए ये रहा आपका 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखें, 1/3 निकलेगा प्लस 1/3 निकलेगा प्लस ये भी 1/3 निकलेगा, तो लघुत्तम आ जाएगा इसका आपका 3, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 3/3, और ये आ गया आपका 1 का रूट आपका 1, ये आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, तो मैं इस प्रकार से इसका मापांक निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेता हूं मैं। 2 में क्या कहा उसने, समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखे। ऐसे 2 सदिश, अब की बात उसने पूछा ये सदिश, ऐसे 2 सदिश लिखो जिनका परिमाण क्या हो, समान हो, जिनका ये आंसर जो है ना समान आए। ये √3 तो ये भी √3 आए, ये रूट 62 तो ये भी रूट, यानी कि दोनों का जो परिमाण है वो समान आए, और वेक्टर दोनों हो कैसे, भिन्न भिन्न, दोनों वेक्टर भिन्न भिन्न हो, दोनों वेक्टरों का मान देखने में अलग अलग हो। तो कैसे आएगा, मैं अपने पास से ऐसे वेक्टर 2 लिख लेता हूं। कैसे लिखूंगा देखिए, माना वेक्टर a बराबर आप लिख लो 2i प्लस 1j प्लस 1k कर दो, मान लिया। इसका परिमाण अगर आप निकालें तो यह रहेगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, देखेंगे चेक करके, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 4 1 5 1 √6 आ गया। अब मैं b की बात कर लेता हूं, b भी कुछ ऐसा लिखो जिसका परिमाण भी √6 आए। तो मैं लिख लेता हूं, देखो मैं देखता हूं, इसको मैं लेता हूं i, अब की बार i कर लो प्लस 2j यहां कर लो प्लस k यहां कर लो, चूंकि वही आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो बात तो एक ही आगे पीछे हो गया, लेकिन परिमाण हो जाएगा। तो वेक्टर b बराबर, b का परिमाण आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 1 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 6।
देखो आप लोग दोनों समान है, बिल्कुल परिमाण दोनों समान है और वेक्टर दोनों भिन्न भिन्न है, तो ये इसके आंसर आ जाएंगे ये और ये। ऐसे दो वेक्टर हैं जिनका परिमाण समान है। देखिए बच्चों क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इस बार क्वेश्चन समान दिशा के, पहले कहा था क्वेश्चन नंबर 2 में समान दिशा कह रहा है आपकी बार। इससे पहले क्वेश्चन में उसने कहा था आपसे समान परिमाण के दो वेक्टर लिखो जिनके परिमाण समान हो। अब की बार क्या कह रहा है दिशा समान हो वाले दो विभिन्न सदिश लिखो, दिशा समान होनी चाहिए अब की बार, और उसके विभिन्न सदिश लिखो, विभिन्न परिमाण के सदिश लिखो, या जो भी है क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूं बच्चों। विभिन्न सदिश, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखो, क्वेश्चन ये है आपका। तो अब की बार दिशा समान होनी चाहिए और परिमाण चाहे उसके विभिन्न हो, वो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे वेक्टर अपने पास से दो लिख लेंगे। तो देखिए मैं लिखता हूं माना वेक्टर ऐसे दो वेक्टर बन जाएंगे। वेक्टर A बराबर लिख लेंगे हम लोग I प्लस J प्लस K बच्चों, ठीक है। और अगर वेक्टर B को मैं नोट करूं तो इसको लिख लेता हूं मैं 3I प्लस 3J प्लस 3K। तो इनकी दिशा चेक करते हैं। दिशा कैसे चेक करते हैं, वो जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, दिक कोसाइन के जो फॉर्मूले हैं वो दिशा चेक करते हैं। दिक कोसाइन का मतलब उनसे निकलता है आपका क्या, दिक कोसाइन, यानी कि उसके कोसाइन के जो एंगल है वो एंगलों को पता चलता है। अगर एंगल सबका सेम एंगल है, मान लिया 30 का है, तो सबकी दिशा एक ही होगी नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये बात है कि इनका दिक कोसाइन आप लोग हमें चेक कर लेते हैं। पहले अगर इनका दिक कोसाइन सेम आ गया ना तो इनकी दिशा भी समान है। दिशा दिक कोसाइन पे डिपेंड करती है। दिक कोसाइन अगर समान है तो इसकी दिशा भी समान। दिक कोसाइन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था। दिक कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है सर, कोस अल्फा बराबर, अगर वेक्टर ए से निकालूं मैं कोस अल्फा बराबर, कोस अल्फा की बात कर लेता हूं, कोस अल्फा बराबर आ जाएगा 1 बटे A1 बटे आता है ना, A1 यहां है ना, 1 बटे और अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 बटे अंडर रूट 3 ना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 रूट 3। क्लियर है बात। अभी मैं कोस बीटा की अगर बात करूं बच्चों तो कोस बीटा भी आपका 1 बटे अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी आपका 1 बटा रूट 3 आ गया, ठीक है। अगर मैं कोस गामा की बात करूं बच्चों तो ये भी 1 बटे अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी आपका 1 बटा अंडर रूट 3 आ गया। तो बच्चों वेक्टर ए की जो दिक कोसाइन आई है, वेक्टर ए की दिक कोसाइन आई है आपकी दिक कोसाइन, वेक्टर ए की जो दिक कोसाइन आई है वे आई है 1 बटा रूट 3 कोमा 1 बटा रूट 3 कोमा 1 बटा रूट 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब वेक्टर बी की दिक कोसाइन निकालते हैं। अगर वेक्टर बी की भी दिक कोसाइन आपकी यही आ गई ना तो समझ लो दिशा समान है। तो बी के लिए अब आप निकालेंगे कोस अल्फा बराबर ये रहेगा 3 बटे अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 बटे 3 तिया 9 3 तिया 9 9 3 तिया 9 9 प्लस 9 प्लस 9 27 बराबर 3 बटे 27 का निकल जाएगा 9 गुना 3, 9 का भाग निकल जाएगा 3 और रूट 3 में रहेगा 3 से 3 कट गया 1 बटे अंडर रूट 3। इसी प्रकार कोस बीटा भी आपका 3 बटे वही आने वाला है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये भी आपका सेम वही करते रहना आप लोग, तो ये आएगा आपका 1 बटा रूट 3। ऐसे ही बच्चों आप कोस गामा निकालेंगे वो भी आपका 1 बटे रूट 3 ही आने वाला है। अगर आप इसको निकालेंगे, निकाल लेना आप लोग, तो इसकी भी दिक कोसाइन क्या आ गई, इसकी भी दिक कोसाइन जो है, इसकी भी दिक कोसाइन आपकी 1 बटा रूट 3 कोमा 1 बटा रूट 3 कोमा 1 बटा रूट 3। तो दोनों की दिक कोसाइन अगर सेम आ गई है तो मैं लिख सकता हूं कि इनकी दोनों की दिशा समान है। दोनों की दिशा कैसी आ गई, समान। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, इसका मैं अगला पार्ट करता हूं। अभी इसके परिमाण को चेक कर लेते हैं एक बार। अभी इसका बच्चे एक बार परिमाण चेक कर लेते हैं। इसे कॉपी कर लेना आप लोग, मैं परिमाण की बात कर लेता हूं। परिमाण को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, परिमाण निकाल लेंगे इनका। पहले वेक्टर ए का परिमाण निकालते हैं बच्चों। वेक्टर ए का परिमाण क्या है, वेक्टर ए का परिमाण बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में ऐसे निकलता है ना, तो 1 1 1 अंडर रूट 3
ऐसे वेक्टर b का परिमाण निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 27 आ जाएगा आपका। 3 से 9 3 से 9 जब एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको 9 प्लस 9 बराबर √27 या आपका 3 √3 अभी बराबर। देखो आप लोग परिमाण इनके समान नहीं है बच्चों, इनके परिमाण समान नहीं है, परिमाण इनके बराबर नॉट इक्वल टू है, परिमाण इनके भिन्न है। तो ऐसा ये दो एग्जांपल हैं ऐसे जिनके परिमाण तो भिन्न है परंतु दिशा इनकी दोनों की समान है। आंसर आपका। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 4, x और y के मान ज्ञात करो ताकि सदिश ये समान है। ये क्या है? समान है। समान अगर है तो मैं इनको क्या कर देता हूं बच्चों 2i, मैं इनको लिख देता हूं 2i प्लस 3j। जब ये दोनों समान हैं तो समान में इनको दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई, बराबर है ना, समान का मतलब बराबर है, दोनों को बराबर रख दिया मैंने। तो तुलना करूं अगर मैं, तुलना करने पर तो रहेगा x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। नेक्स्ट अब आप, मैं अगली वीडियो में कराऊंगा आपको, इतना काम हो गया, कर लेना आप लोग।